अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ आई और मैं इफ्तिखार शिराजी। तहरीक इंसाफ के कप्तान और पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने एक बार फिर अपनी टीम में तब्दीलियों का ऐलान किया है और पहले मरले पे मुशीर ख़जाना डॉक्टर हफीज़ शेख साहब को अलविदा कह दिया गया है। लेकिन देखा जाए तो पिछले 3 साल की तहरीक इंसाफ की हुकूमत में कोई ये तीसरा वज़ीर ख़जाना हमाद साहब की शक्ल में आया है और इस दौरान FBR के भी कोई 5 चेयरमैन तब्दील किए गए हैं। तो अगर हम कहें कि सूबों के अंदर चीफ सेक्रेटरीज और आईजीज़ के तबादला, तो वो भी एक लंबी फहरिस्त है। लेकिन इस दौरान हुआ क्या है नाजरीन, डॉलर जो 129 से 123 रुपये पे था वो बढ़ के 165 रुपये का हो गया, जबकि आटा जो 25-20 रुपये 30 रुपये में फ़रोख्त हो रहा था अब 70 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहा है। चीनी के जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत के आने के वक्त 58 रुपये फ़ी किलो थी, आज 110 रुपये फ़ी किलो तक बिक रही है। जबकि फ़रात ज़र जिसको उर्फ़ आम में महंगाई कहा जाता है वो डबल फिगर तक जा पहुंची है। गर्दशी कर्ज़े जो बिजली की कंपनियों के हवाले से हैं नाजरीन, उनका भी हुजम कोई दुगना हो गया है। गोया कि जब भी हुकूमत इक़्तिदार में आई थी तो उस वक्त 1148 अरब रुपए के थे कर्ज़े, जो अब बढ़ के 2362 अरब रुपए के हो चुके हैं। इसके अंदर 1214 अरब रुपए का इजाफा हो चुका है। बिजली की कीमतों में तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने कुछ 6 बार इजाफा किया और मजमूई तौर पर हम कह सकते हैं कि 5 रुपये 80 पैसे फ़ी यूनिट इजाफा हो चुका है और आम आदमी के ऊपर 600 अरब रुपए का इजाफी बोझ डाल चुकी है ये हुकूमत। और गैस की कीमतों में तो आप तनासब सुनेंगे तो हैरान होकर रह जाएंगे। गोया कि 334% तक इजाफा किया गया है और इसमें भी कुछ 150 अरब रुपए लोगों के ऊपर इजाफी बोझ डाला गया है। और बैरूनी कर्जे जिनका खान साहब कहा जाते थे कि जब ये बैरूनी कर्जे लिए जाते हैं तो कौम मकरूज़ हो जाती है, तहरीक इंसाफ की हुकूमत के दौरान नया एक रिकॉर्ड बना है और 15,100 अरब रुपए के नए कर्जे लिए गए हैं। गोया कि 2018 में जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत इक़्तिदार में आई थी तो उस वक्त बैरूनी कर्ज़ों का हुजम था 29,879 अरब रुपए, जो अब बढ़ के 44,969 अरब रुपए हो चुका है। और अगर हम कहें कि इसका तनासब GDP के साथ क्या है तो GDP के कोई 98.7% के बराबर ये कर्जे हो चुके हैं। तो ये है मजमूई कारकर्दगी तहरीक इंसाफ की पिछले 3 बरसों के दौरान। अब खान साहब ने कहा है कि मुशीर ख़जाना हफीज़ शेख साहब महंगाई को कंट्रोल करने में कामयाब नहीं हो सके और अब पॉलिसीज़ जो बनेगी वो ग्राउंड रियलिटी गोया के ज़मीनी हक़ाइक़ को सामने रख के बनाई जाएंगी। लेकिन क्या हफीज़ शेख साहब सारे इस मामले के ज़िम्मेदार हैं या कुछ और ज़िम्मेदार भी हैं? उनका तयन भी होना चाहिए और उनको भी घर भेजिए। और साथ में कुछ बात करेंगे कि PDM क्या सोच रही है, क्या ऐसी हुकूमत को मज़ीद वक्त देगी और या दोबारा मुत्तहिद होगी, या उनके दरमियान जो दरारें आ चुकी हैं बिलखुसूस 2 बड़ी जमातों के दरमियान वो मज़ीद वसी होती जाएंगी। सारी सूरत हाल पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ शरीक गुफ्तगू होंगे अंदलीब अब्बास साहिबा, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से रुकन कौमी असम्बली हैं, और उसके साथ फैसल करीम कुंडी साहब हैं जो साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है, और डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, आप भी मुस्लिम लीग नून के अहम रहनुमा हैं। मैं एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ नाज़रीन, भाई ब्रेक के बाद आएंगे तो इन सारी सूरत हाल के ऊपर गुफ्तगू करेंगे। लेते हैं एक ब्रेक। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदेद। अंदलीब साहबा, सबसे पहले आप ही की तरफ आऊँगा। इनफैक्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने फैसला किया है कि शायद काबीना के अंदर बड़े पैमाने पर तब्दीलियाँ होने जा रही हैं। हफीज़ शेख साहब को तो अलविदा कह दिया गया है, लेकिन ये बड़ा अजीब नहीं होगा कि महंगाई की सारी जिम्मेदारी हफीज़ शेख साहब पे डाल दी जाए? अगरचे मॉनेटरी पॉलिसीज़ को तो स्टेट बैंक देखता है, अगर कोई गड़बड़ हुई भी है तो स्टेट बैंक ने सारे मामले को बेहतर अंदाज में देखा, बट ये इस सारे मामले को हफीज़ शेख साहब के साथ मुद्दे डालना आपको लगता है कि दुरुस्त है? और देखा जाए तो मुशीर थे, इस वजारत के इंचार्ज मिनिस्टर तो इमरान खान साहब खुद हैं। देखिए, इसमें मेरा ख्याल है जो क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत है ना वो ये है कि जो महंगाई आप सही कह रहे हैं पहले भी थी और उस पर सारे काम करने हैं, कुछ लोकल फैक्टर्स हैं, कुछ इंटरनेशनल फैक्टर्स हैं। असल में जो वजह थी वो तो आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल और एक
आईनी रिक्वायरमेंट थी कि हमने उनको इलेक्शन भी लड़ाया, बिकॉज वो जून के बाद नहीं एलिजिबल थे वजीर खजाना के लिए। तो वो इलेक्शन चूंकि हार गए, तो हमारे पास दो राय थी। एक राय ये थी कि जी आप लेट हिम कंटिन्यू, जो पहले हमने सोचा हुआ था टिल जून, जब तक उनका आखिरी टाइम अलाउ करता है आइन का, और वो बजट बना जाए एंड देन रिक्वायरमेंट आई तो हम फिर किसी और को भी जिम्मेदारी सौंप सकते हैं। बट फिर दूसरी राय ये थी कि जी जो भी आएगा उसकी बजट की ओनरशिप बहुत ज़रूरी है। ये ना हो कि वो बना जाए और फिर कोई दूसरा बंदा आए और उसका इतनी इन्वॉल्वमेंट और एंगेजमेंट अगर शुरू से ना हो तो फिर बाद में शायद इशू आ सकता है। तो इसकी वजह से चूंकि बजट की तैयारी शुरू हो चुकी हुई है और उसके अंदर बहुत अहम चीज़ें डालनी हैं, तो फैसला ये किया गया कि चूँकि हमाद वाज अ कैंडिडेट फॉर दैट, कि हमाद को अभी से इस बजट प्रोसेस को की ओनरशिप दे देते हैं, ताकि जून के बाद एक और 2 महीने इसमें गुजर जाएं कि जी ये चीज़ होनी चाहिए थी, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। तो असल वजह ये थी। सही बुनियादी वजह यही थी कि कोई एक जो आईनी रिक्वायरमेंट थी उसको पूरा किया गया है। डॉक्टर साहब, आपको मैं शरीक गुफ्तगू करूँगा। क्या है सर, अब लगता तो यह है कि पीटीआई एक कंफर्टेबल जोन में चली गई और खान साहब दोबारा से अपनी सफबंदी कर रहे हैं। पीडीएम इस सारे मामले को और बिलखसूस नून लीग कैसे देख रही है? आज लगता है कि आप लोगों का इजलास भी हुआ है, क्या नई हिकमत अमली के साथ आप आ रहे हैं सामने सर? बहुत शुक्रिया शाहिद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो आपने आखिरी बात की कि इमरान खान साहब नई तो सफबंदी कर रहे हैं, मैं ये समझता हूँ कि नई सफबंदी तो कोई नहीं कर रहे, लेकिन ये है कि जो अगली लाइन में सफे तीरें उठा के पिछली लाइन में रख रहे हैं, पिछली वालों को आगे कर रहे हैं, सबसे पिछली वालों को उससे आगे कर रहे हैं। यानी ये आप ये कहें कि आवाम की आंखों में धूल झोंकने का एक नया तरीका इन्होंने बना लिया है कि हर 6 महीने बाद काबीना के वही गुजरा, वही नाकाम लोग, वही नालायक और नाअहल लोग, और उनमें से अक्सरियत तो ये है कि वो तमाम उन पिछली हुकूमतों में शामिल रहे हैं जिनको ये हुकूमत अब 3 साल हो गए मुसलसल गालियां दे रही है। ये भी एक नया ड्रामा है। मैं नाम लेना शुरू करूं तो मैं आपको बता सकता हूं कि कौन सा वजीर किस किस हुकूमत में कितनी कितनी दफा रहा है जिसको ये लोग गालियां दे रहे हैं। बिजली के वजीर भी कह रहे हैं जी पिछली हुकूमतें, और पिछली हुकूमतों में जालिमों आप खुद बिजली के वजीर थे, वो गालियां किसको दे रहे हैं? तो मकसद ये है कि ये कोई नई सफबंदी नहीं है। और ये तो खास तौर पर आपके मुल्क की जो शाहरात जो होती है, जो वो आपकी इकॉनमी है, और इकॉनमी के जो वजीर हैं वो है वजीर खजाना। इन्हें 3 साल के बाद ये पता लगा है कि जनाब शेख साहब जो है वो एक नालायक बंदे हैं, अपनी जाती हैसियत में बड़े ऑनरेबल होंगे, लेकिन वो नालायक हैं। उनकी पॉलिसियों की वजह से पाकिस्तान में अवाम महंगाई के अजाब में मुब्तला है और अब हमें इनको तब्दील करना है। तो ये इन्हें 3 साल के बाद इन्हें ये जनाब आगही हासिल हुई है। उसके बाद जिसको लगा रहे हैं, अब अगर ये संजीदा है मुल्क की मैशत ठीक करने के लिए तो किसी एक्सपर्ट बंदे को लगाएं। ये एंटायरली एक टेक्नोक्रेट पोस्ट है, ये कोई पोलिटिकल पोस्ट नहीं है। उसकी जगह जिनको लगा रहे हैं वो तो बिल्कुल एक दली वजीर होंगे, और पॉलिसी किसकी चलेगी ये हमारी समझ से बाहर है। पहले तो शेख साहब की शक्ल में तो हमें समझ आती थी कि IMF जो अपनी पॉलिसीज लेके आ रहा है और वो आपके सामने आ गई। अभी ये जो स्टेट बैंक वाला मामला है, मैं शराई साहब बिल्कुल आपको अपने ईमानदारी से बता रहा हूँ, ये मामला कोई पॉलिटिकल नहीं है, ना हम इसमें कोई पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग चाहते हैं। जो कंट्रोवर्शियल बिल कौमी असेंबली के अंदर लेके आ रहे हैं और उसमें खुदा न खास्ता अगर वो पास होता है तो आप ये देखें कि आपके स्टेट बैंक की जो मॉनिटरी आपकी पॉलिसी है वो सारी स्टेट बैंक कंट्रोल कर रहा है, और उस पूरे मैकेनिज्म में ना आपका वजीर खजाना ने रहना है, ना आपके सेक्रेटरी खजाना ने रहना है, उसका मुकम्मल कंट्रोल आप जो है बैरूनी हाथों में दे रहे हैं। मतलब मुल्क का एक एसेट है, उस पर आप इस तरीके से कंप्रोमाइज कर रहे हैं और आप अपोजिशन को टॉन्ट करने के लिए चंद बातें करके चंद गालियां दे के प्रोग्रामों में घंटा गुजार के चले जाते हैं। तो पाकिस्तान को क्या समझ लिया आपने? हमारा वो पंजाबी में कहते हैं कि माफी बेड़ा है कि जो जिसका दिल आता है जनाब वो आके यहाँ पे एक की वर्दी तुम पहन लो, दूसरे की वर्दी तुम पहन लो, वजारतें बदल रहे हैं, कलमदान बदल रहे हैं। तो ये क्या है? कोई मतलब ये कोई खिलौना है, झुंझुना है जो आपके हाथ में आ गया और आप लोग उसको बजाई जा रहे हैं, बजाई जा रहे हैं। खौफ खुदा है आप लोगों में? सही।
फैसल करीम कुंडी साहब, इनफैक्ट आपने डॉक्टर साहब की बातें भी सुनी हैं, बड़ी वो तो अलार्मिंग सिचुएशन का जिक्र कर रहे हैं कि शायद स्टेट बैंक के हवाले से जो चीज़ें होने जा रही हैं वो और ज़्यादा ख़तरनाक हैं। लेकिन हफीज़ शेख साहब की तब्दीली को, उनके घर जाने को आप बड़ा अपना क्रेडिट दे रहे हैं, बड़े शादियाने पीपल्स पार्टी की तरफ से बजाए जा रहे हैं। बिलावल साहब ने कहा कि उनकी कामयाबी है। सर, माजी में आपके वज़ीर ख़जाना रहे हैं, उनके वालिद साहब का भी पीपल्स पार्टी से कहा जाता है बड़ा ताल्लुक़ है। सर, ये तो ना करें ना, जिस शख्स को आपने अपना वज़ीर ख़जाना रखा आज उसको आप कह रहे हैं कि नालायक आदमी था और आपने उसको घर भिजवा दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शराजी साहब, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हफीज शेख साहब हमारे वज़ीर ख़जाना थे और बाद में हमने उनको रिप्लेस करके अपना जो है वज़ीर ख़जाना तब्दील किया। अब ये जो हुकूमत आई है, ये हुकूमत तो बड़े दावे करती थी कि जो पिछली हुकूमतें हैं उन्होंने तो इस मुल्क को तबाह कर दिया, लेकिन इनको ये नहीं पता था कि हफीज शेख साहब हमारे जो है वो इस वक्त मतलब हमारे दौर से लेके उससे पहले देखे उसकी ये 5वीं वजारत थी। इस तरह अगर आप शेख रशीद साहब को देख लें, उनकी पूरी पॉलिटिकल कैरियर में वजारत तब्दील करते करते उनको 15वीं वजारत है उनकी। अगर आप फिर उमर अयूब और उनके ख़ानदान को देखें तो उनकी ये 7वीं वजारत है। उसरो बख्तियार और उसकी फैमिली को देखें, उनकी 6ठी वजारत है। और फिर ये सुबह से लेकर रात तक थकते नहीं है कि मुल्क पिछली हुकूमतों ने बर्बाद कर दिया। जरा इनकी एहसियात तो देखें ना, ये कौन कौन से ये जो हमारे जो हम जिनको कहें मिस्त्री, मजदूर, कंसल्टेंट, मेसन, इंजीनियर, सारे जो है इन्होंने अपने पास भर्ती कर लिए। जिन्होंने हमें तबाह किया था आज उनको तबाह के चक्कर में जहाँ तक हम क्रेडिट लेते हैं, क्योंकि फिर शेख साहब को ये सेंटर बना रहे थे, उसके बाद उनको वफाकी वजीर बनाना था। वो सेनेट का इलेक्शन इस्लामाबाद से हार गए और कुछ अर्से पहले फिर शेख साहब बहुत अच्छे आदमी थे जो ये भाषण दे रहे थे कि जी इससे अच्छा कोई नहीं है, पाकिस्तान की अगर मैशत बेहतर कर सकता तो इस शख्स के अलावा कोई नहीं है। कल सिर्फ ये बात हुई कि जी उसको रिप्लेस कर रहे हैं और जिस तरीके से पीटीआई वालों ने कहा कि हमारी बर्बादी का सबब भी शेख ये अपना हफीज शेख साहब हैं, हमारी मैशत तबाह कर दी, महंगाई इन्होंने कर दी। कल तक तो ये कह रहे थे महंगाई नहीं है, बेरोजगारी नहीं है, अब कह रहे हैं कि जी महंगाई का सारा जो है ना, अब सारा अपना जो गंद है वो हफीज शेख साहब पे डालेंगे कि उन्होंने हमारी जो है सब कुछ तबाह बर्बाद कर दिया है, अब हम जाके अपनी एक और टीम बना रहे हैं। अब आप देखें कि कप्तान साहब तो पहले ये कहते थे कि वो एक नाअहल कप्तान होता है जो अपनी टीम से कप्तान को तो अपनी टीम लेनी थी ना। 3 साल में वो अपने प्लेयर ही सेलेक्ट नहीं कर सका कि उसने किसको किधर खिलाना है। आज फिर एक नई तब्दीली आने वाली है, मुख्तलिफ वजारतें चेंज होने वाली हैं। अब फिर कहेंगे कि इनसे अच्छे लोग नहीं है क्योंकि माजी में जो थे वो गलत थे। फिर जब इनमें जो कीड़े निकालेंगे फिर अगले 2-3 महीने बाद कहेंगे जी इनसे जो है ये बड़े गलत थे हमने। अब एक और बात, अब ये जो थे जब इनके एक वफाकी वजीर साहब हैं जो कि इलेक्शन से चंद दिन पहले कहते थे कि जब हमारी हुकूमत आएगी इमरान खान साहब 100 अरब रुपए मारेंगे IMF के मुंह पे, 100 अरब मारेंगे जो है वो वर्ल्ड बैंक के मुंह पे। तो अभी तो मैं आज पता चला कि उन्होंने तो वो 100 अरब नहीं मारे बल्कि पूरा स्टेट बैंक उनके मुंह पे मार दिया कि जो करना करो ये बैंक तुम्हारा हो गया। आज जिस तरीके से इन्होंने स्टेट बैंक को IMF के हवाले कर दिया, माजी में इसकी तारीख नहीं मिलती। अब ये बोलेंगे अब इनके पास और कैसेट है नहीं ना, इनके पास वो स्क्रिप्ट दिया गया है। जब कोई फिल्म या ड्रामा बनता है तो उनको स्क्रिप्ट दिया जाता है एक्टर कि आपने ये पढ़ना है। अब ये बोलेंगे माजी की हुकूमतों का है हम पे ये, भाई आपके वो 200 अरस्तु किधर गए? 3 साल हो गए, आपने मुल्क को कहाँ पे लग दिया? आपने लोगों को बेरोजगार कर दिया, वो 1 करोड़ नौकरी किधर गई हैं? वो बाकी जो आपके वादे थे वही थे, वो किधर हैं? पॉइंट टेकन। कुंडी साहब एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और अगर आप समझते हैं अपोजिशन जमातें कितना खतरनाक है ऐसा कानून आ रहा है जिसके जरिए पाकिस्तान शायद किसी मालियाती इदारे के कंट्रोल में चला जाएगा, तो फिर क्या हुकूमत को ऐवान के अंदर टफ टाइम देने के लिए भी PDM के अंदर इत्तेहाद नज़र आ रहा है कि नहीं, और ख़ुद हुकूमत क्या इन बातों को सीरियसली देख रही है कि नहीं देख रही? एक छोटे से ब्रेक के बाद डिस्कस करते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। अंदलीब साहिबा, आपने सुना है फैसल करीम कुंडी को, डॉक्टर साहब को भी, जिस शख्स को आज आपने हटाया माजी की हुकूमतों का हिस्सा रहे और आपने तो हमेशा माजी की हुकूमतों को मुर्द इल्ज़ाम ठहराया कि पाकिस्तान जिन हालात से गुजर रहा है ये माजी की हुकूमतों का किया धरा है। उन्हीं अदवार के अंदर वज़ीर ख़जाना रहे हफीज शेख साहब, जब सिलेक्शन कर रहे थे तो खान साहब की अपनी सिलेक्शन थी कि उनको बतौर मुशीर ख़जाना लाया जाए या कहीं और से कुछ आपको कहा गया था? और सेकेंडली ये बताएँ कि हमाद अजहर साहब, उनका कोई तजर्बा नहीं है, वजारत ख़जाना एक बड़ी टेक्निकल जॉब है, बिल्कुल इस तरह ही है, तो क्या लगता है हम उम्मीद रखें कि वो बेहतर अंदाज में चला पाएंगे और वो जो चीनी
58 से 110 रुपये चली गई है, वो आटा जो 30 रुपये से 170 रुपये का हो गया है, या अफरात ज़र जो डबल फिगर में जा पहुंची है, चीज़ें सारी की सारी वापस आ जाएंगी अगले 2.5 सालों में? जो 2 साल रहते हैं उनमें हम उम्मीद रखें कि ये हो जाएगा? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि आप जो इनके माइंडसेट हैं बिल्कुल सही हैं। ये किस माइंडसेट से हैं? ये माइंडसेट से हैं कि जी आप बंदा लाएं और वो आपके फैमिली का हो, बेटी हो, बेटा हो, और उसके बाद भांजा हो, उसके बाद भाई हो, उसका बेटा हो, समधी हो। अब एक फाइनेंस मिनिस्टर आए थे जिनका नाम था इसहाक डार, वो समधी थे। उन्होंने 24 अरब डॉलर सिर्फ एक डॉलर को पकड़ने के लिए लगाए। एक्सपोर्ट्स आपकी 25 से 20 अरब हो गई। 20 अरब डॉलर का खसारा छोड़ के गए, पाकिस्तान की तारीख का सबसे ज्यादा खसारा। और मूडीज ने कहा जब ये छोड़ के गए कि ये आईसीयू में है, बैंकरप्ट होने वाली है, सिर्फ 15 दिन के रिजर्व्स हैं इसके पास, और वापस करने थे 20 अरब एक, और वो जो सूद का है 16 अरब, 36 अरब वापस करने थे। तो ये इन्होंने, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि वो बेड़ा गर्क करता गया। वो समझी था, उसको नहीं कुछ कहना, और उसके बाद उस पे एसेट बियॉन्ड मींस का केस हुआ, एब्सकॉन्डर हुआ। उसके ऊपर स्टीफन, हमें तो छोड़े, स्टीफन सेकर ने इंटरव्यू किया आपके एक्स फाइनेंस मिनिस्टर पे, उसको पूछा कि तुम्हारे एसेट्स कितने, कहते एक घर है, और सारी दुनिया हंसी, सारी दुनिया ने मजाक उड़ाया। कंफर्म हुआ कि ये भगौड़ा है, पैसे लूट के झूठा है, बाहर गया हुआ है, नहीं चेंज करना क्योंकि समधी है। अब वो दोनों माशाल्लाह जो सीनियर लीडर हैं, जिनको कि बिलावल ने भी कहा कि जी आप हमें कह रही हैं बाप की पार्टी से आपने लिया, आपका तो अपना बाप बाहर भाग गया हुआ है, तो वो दोनों भागे हुए भगौड़े हैं। तो ये बिल्कुल दोनों सही कह रहे हैं। इनके माइंडसेट्स तो अदालतों को भुगत रहे हैं अंदरीज साहबा, हम तहरीक इंसाफ की परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं। वो तो भगोड़े हैं, वो अदालतों में भुगत रहे हैं अपने मुकदमात। तो मेरी बात तो सुन लेना। मैं ये कह रही हूँ कि जो माइंडसेट इनका है वो ये है कि एक बंदा चाहे जहां मर्जी से आ जाए, अगर रिश्तेदार है, समधी है, लूट के उस पे केसेस हुए हुए हैं, लेकिन उसको आप खाकान अब्बासी साहब ने दोशांबे जा रहे थे, ये जो आजकल हो रही कॉन्फ्रेंस, उस पे उसमें इनको स्मगल करके लेके गए। आप सारे चैनल्स ने कहा कि क्योंकि ईसीएल में नाम था इनका, इसहाक डार का, वो ये इनकी हकीकत है। उसके बाद अगर ये कहें कि जी आप क्यों चेंज कर रहे हैं और फलाना चेंज कर रहे हैं और ढीकना चेंज कर रहे हैं, ये तो बिल्कुल कहेंगे, क्योंकि इन्होंने अगर पाकिस्तान को बैंक्रप्सी पे लेके आए हुए थे तो अब इनको मसला होगा कि कोरोना के बीच में ये सोच रहे थे कि कोरोना के बीच में पाकिस्तान जो है वो डूब जाएगा। हाईएस्ट एक्सपोर्ट रही है, बांग्लादेश को बीट किया एक्सपोर्ट में। हमारा कभी करंट अकाउंट डेफिसिट पिछले 17 साल में सरप्लस में नहीं गया, अब सरप्लस में चला गया, कोरोना में गया। आपकी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने आप पे केस स्टडी की एक वीडियो बना दी है। तो ये यहाँ ऑब्वियसली बैठ के कहेंगे कि जी वो जो इनके सारे, कोई सारे पैलेस बना के वहां बैठा और कोई पार्क लेन बना के बैठा और अभी भी भगौड़े हैं वहां पॉलिटिकल असाइलम ले रहे हैं, तो बेसिकली तो ये कहेंगे कि जी आप क्यों चेंज करें, क्योंकि आपको पता है 30 साल में इनके चेहरे तो चेंज नहीं हुए। आप पहले बाप, फिर बेटा, फिर बेटी, फिर उसका बेटा, ये तो इनकी सारे चेंजेस तो इनके यही होते हैं कि जब पहले इनकी गुलामी करो फिर इनके बच्चों की गुलामी करो। तो ये सही कह रहे हैं, मैं इनसे एग्री करती हूँ कि ये चेंजेस नहीं होने चाहिए, हमेशा वही रिश्तेदारियां, खून। डॉक्टर साहब कम अज कम किसी मामले पे तो पीटीआई आपसे एग्रीमेंट शो कर रही है, बट बताएं ये सर कि जिन खदशात का, जिन खतरात का इजहार आपने किया है सर, तो फिर उसका तकाजा तो ये है कि अपोजिशन जमातें पार्लियामान के अंदर डट जाएं और इस तरह की कोई भी कानून साजी नहीं होनी चाहिए। लेकिन बड़ी अजीब बात है कि मियाँ साहब बज़िद हैं कि नहीं इस पार्लियामान से इस्तीफे देने चाहिए, बाहर निकलना चाहिए। फिर लगता है कि पीपल्स पार्टी बड़ा दानिशमंदाना फैसला कर रही है कि पार्लियामान के अंदर रह के हुकूमत को टफ टाइम देना चाहिए और इस तरह की कोई कानून साजी उसके रास्ते में रुकावट बननी चाहिए। सर आपका फैसला इससे अलग क्यों है अभी तक? सर मैं इस्तीफों की बात करता हूँ और उस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या नजरिया रहा, हमारा क्या नजरिया रहा, मैं उससे भी बात करता हूँ। लेकिन मैं आपको मशवरा देता हूँ कि मोहतरमा अंदलीब अब्बास साहिबा को थोड़ा सा पानी पिलाएं ठंडा। वो लड़ किसी और जगह से आई हैं और गुस्सा यहाँ पे वो निकाल रही है प्रोग्राम में। हम एक इंतहाई संजीदा बात कर रहे थे और उन्होंने
मखसूस पीटीआई अंदाज में एक दो अफराद को टारगेट करके जाती हमले किए, जो अल्फाज इस्तेमाल किए, ये सिर्फ आपकी अपनी तरबियत और आपका अपना ज़र्फ बताते हैं प्रोग्रामों में, वरना इस तरह की गुफ्तगू करके आप किसी को बेइज्जत नहीं कर सकते और किसी का आपका छोटा नहीं कर सकते। ये आपकी अपनी असलियत होती है जो आप निखार रहे होते हैं, करते रहे, हमें से कोई फर्क नहीं पड़ता। असल बात ये है कि जिसके बारे में आप ये सारी गुफ्तगू फरमा रही हैं, बड़े मैं नहीं कहूँगा, चले छोड़े, मैं तो उस तरह का लफ्ज नहीं इस्तेमाल करता, जिसके बारे में आपने सारे अल्फाज इस्तेमाल किए, मैं सागदार की बात कर रहा हूँ। जी जी, क्या मोहतरमा को ये पता है कि सागदार के टाइम पे जो पाकिस्तान के अवाम का कंसर्न है वो ये है कि रोटी कितने की थी, और आपके ईमानदार और तुरम खान वज़ीर आज़म के टाइम पे रोटी कितने की है? मोहतरमा ने कभी खरीदी है रोटी? मोहतरमा ने कभी सब्जी जाके खरीदी है? मोहतरमा ने कभी गोश्त खरीदा है? मोहतरमा को पता है कि गाड़ी में पेट्रोल डीजल की कीमतें इस वक्त क्या है? मोहतरमा ने जेब से भी बिजली का बिल दिया है, गैस का बिल दिया है? इन लोगों को पता ही नहीं है। ये लोग अवामी हक़ाइक़ से जो फैक्ट है ग्राउंड के ऊपर उनसे वाकिफ ही नहीं है। ये लोग जो है ये मुंह में सोने का चर्चा लेके पैदा होने वाले लोग हैं, और ये जो बयानबाजी करते हैं ना टीवी टॉक्स में आके, आप सवाल मईशत पे करेंगे, आप सवाल मुल्की मसाइल पे करेंगे, ये किसी अपोजिशन के बंदे को पकड़ेंगे, चार दौड़ेंगे उस पर, उसको गालियां, उसके खानदान को गालियां, उसको नस्ल को गालियां। तो भाई आप लोगों की सियासी की तरबियत होगी, आप लोगों की घरों की तरबियत होगी। यहाँ तो बात मुल्क की हो रही है, पाकिस्तान के अवाम के मसाइल की बात हो रही है। लोग इस वक्त जो है, आप मैशत की भी 3-4-6 टर्में आपको आपका मीडिया सेल लिख के दे देता है और ले आती है। यहाँ पे 80% अवाम की मैशत 3 वक्त की रोटी का नाम है। शाही साहब, 10 करोड़ लोग आज पाकिस्तान में वो है जिन्हें 3 वक्त की रोटी नहीं मिल रही। वो आप ये कुफर को सुनने के लिए बैठे हुए हैं कि समधी का बेटा, मैं कहता हूँ वो समधी था, समधी का बेटा था। डॉलर कितने का था, नान कितने का था, दाल कितने की थी, सब्जी कितने की थी? ये लोग कोई हकाइक की बात करें। वो जनाब पर कैपिटा इतना हो गया, इशारिया उधर भाग गया, इशारिया उधर भाग गया। वो क्या गुफ्तगू करते हैं यार प्रोग्राम के अंदर आके? खौफ खुदा किया करें, इस तरह की गुफ्तगू आपने करनी होती है। डॉक्टर साहब आप क्या बंद बांध रहे हैं? आप अवाम के लिए क्या कर रहे हैं सर? आप भी तो बताएं ना सर। मैं जो अपने दौर में हमने जो किया, मैं सिर्फ आपको देसी अंदाज से एक तकाबली जायजा पेश कर रहा हूँ कि हमारे दौर में जो शख्स 20,000 का तनख्वाह लेता था उसका गुजारा मुमकिन था। आजकल के दौर में जो 20,000 का तनख्वाह ले रहा है उसका गुजारा मुमकिन नहीं है। और ये सारी बातें जो ये करते हैं, ये उनकी बेबसी, उनकी बेकसी का मजाक उड़ा रहे होते हैं अवाम का। जिसके बच्चों को दवाई चाहिए और इनका एक वजीर 6 अरब रुपया लेके दवाइयां 400% महंगी कर गया, उसको डिफेंड करने के लिए यहाँ पे ये लोग आगे बैठ जाते हैं। बाकी जिन लोगों ने बीआरटी में करप्शन की स्टे आपने सुप्रीम कोर्ट से लिया हुआ है, ये जो आपका बिलियन सुनामी ट्री है, सुप्रीम कोर्ट ने मुंह में मारा है आपके, और उसने कहा है जनाब के ये जो केपीके का महकमा है इससे बड़ा करप्ट महकमा पाकिस्तान में है ही कोई नहीं। सही पॉइंट टेकन सर। डॉक्टर साहब पॉइंट टेकन। मैं जरा फैसल करीम कुंडी की तरफ भी जाता हूँ। फैसल साहब की इमामत करानी है, सही ईमानदार वज़ीर आज़म है, वो परफॉर्मेंस भी तो हो रहा है वज़ीर आज़म की, ईमानदार होगा यार। मैं मानता हूँ चले आपकी जगह ईमानदार, तो भाई परफॉर्मेंस भी तो हो ना, उसे मुल्क चलाना है। आपके सबसे नायल और नालायक लोग आपकी काबीना का हिस्सा बने हुए हैं, भले आप उन्हें तब्दील करें, रोज तब्दील करें, लेकिन इस मुल्क के लोगों को तो कोई जवाब दे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये लोग बच्चों को दवाई कहाँ से दे, ये बच्चों की फीसें कहाँ से दे, बिजली गैस के बिल कहाँ से दे, ये बातें करो तो आपको मिर्चें लगती हैं, फिर आप लोग जाती हमले शुरू कर देते हैं। कोई यार खौफ खुदा करे, इस मुल्क के लोगों पे कोई मेहरबानी करे। यकीनन अवाम के मसाइल की बात सर, लेकिन कुंडी साहब मैं आपकी तरफ आऊंगा। डॉक्टर साहब ने बिल्कुल दुरुस्त जमीनी हकायक पेश किए, लेकिन सर देखा जाए जहां हुकूमत को मुर्द इल्जाम ठहराएं, पार्लिमानी डेमोक्रेसी के अंदर अपोजिशन भी एक शैडो गवर्नमेंट होती है सर। आप लोगों का बयानिया भी नैब तक महदूद है, अवाम की बात आप ही बड़ी कम करते हैं, टीवी शोज तक है, बट पीडीएम का जो मंशूर है या उसका जो उसकी जो हिकमत अमली है उसके अंदर शायद अवाम के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ कहीं बहुत नीचे आता है। देखिए शराजी साहब, ऐसी कोई बात नहीं है कि हम अवाम की बात नहीं करते। ने जो पीडीएम बनाई थी और पीडीएम जो एहतजाजी तहरीक कर रही थी वो इसीलिए कर रही थी कि अवाम जो इस वक्त 2 वक्त रोटी को तरस रही है, जो इन्होंने महंगाई कर दी है, जो ये बेरोजगारी बढ़ रही है, वो सब इनका खाकसाना है। क्योंकि ये जो वादे करके आए थे, वही करके आए थे, आज इन्होंने अवाम को क्या रिलीफ दिए बताएं। अब ये जब भी चीजें, अब देख मुझे बताएं महीनेवार
पहले तो मीडिया पे हम सुनते थे कि पेट्रोल बम गिरा दिया गया है, हमारे दौर में होता था। अब कहते हैं जी नहीं, 10 रुपए की सिफारिश थी 15 रुपए की और हमने 8 रुपए पेट्रोल बढ़ा दिए। पहले तो चलो हम ये कहते थे टैक्स जो है वो बिलावल हाउस जाता है ऊपर का जो इतना। आज बताएं, आज ये टैक्स क्या बनिगाला जाता है या लंदन जाता है? हमें तो ये बता दें। अब मोहतरमा साहब ये बता रही थी कि हमें भाषण दे रही थी कि फला का बेटा फला का ये। अब आपने सुना होगा, शायद आपकी याददाश्त इतनी कमजोर नहीं होगी, जब इनके लीडर इमरान खान साहब थे तो कह रहे थे कि हमारी पार्टी में 2 दफा से ज्यादा चेयरमैन कोई नहीं बनेगा और इलेक्शंस होंगे। अब मेरे ख्याल में इनको कई साल हो गए हैं कि एक्सटेंशन पे बैठे हुए हैं, क्योंकि इनके तो 2 साल वाला टेन्योर खत्म हो गया, जितना भी था 4 साल का था, 2 साल वो टेन्योर का गुजर गया है। अब जो इनके वजीर आजम साहब हैं, जो कि पार्टी के, उन्होंने कहा था ओहदा कोई भी नहीं रखेगा, एक ओहदा या हुकूमती ओहदा होगा या पार्टी का होगा, उस पर भी इन्होंने यू टर्न मार लिया। खैर इनका कौमी निशान यू टर्न है। सब सारी पार्टियां तो यही हाल है वैसे तो, माजरत के साथ। ओ भाई हम तो बुरे लोग हैं ना, ये तो बड़े पाक साफ है, जमजम से धुले हुए हैं, पता नहीं क्या क्या चीज है। हम तो बड़े बुरे लोग हैं बकौल इनके ना। ये तो रोल मॉडल है, मदीना की रियासत है। अभी कल मुझे पता चला है कि इन्होंने चाइनीज किसी कंपनी को शराब का लाइसेंस भी दे दिया है। आज की ताजा खबर आपको बताऊं कि मुझे आज इंफॉर्मेशन मिली है शराजी साहब, और आपको भी शायद आज मिल जाएगी, कि इन्होंने जो साउथ पंजाब का सेक्रेटरीट का नोटिफिकेशन किया था, आज इन्होंने वापस ले लिया है। ये भी खुशखबरी है साउथ पंजाब वालों की, जिन्होंने एक साउथ पंजाब वो बनाया था, क्या नाम है, महाज बनाया था, उनके लिए खुशखबरी है कि आपके मुंह पे ये भी तमाचा लग गया है। आज खुसरो बख्तियार साहब किस तरह जाके साउथ पंजाब वालों को बोलेंगे कि मैं तुम लोग की जंग लड़ने गया था, जो कि 90 दिन में सुबह बन रहा था। इसी बड़ी खबर पे कुली साहब ब्रेक लेते हैं और आगे फिर अंदरीब साहब से इसको कंफर्मेशन भी लेते हैं। छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद। अंदलीब साहबा, इस बात को कंफर्म आप भी कर रही हैं कि जनूबी पंजाब से मुतालिक जो नोटिफिकेशन हुआ था सेक्रेटेरिएट का, वो वापस लिया गया है? और साथ में ये भी कुछ बताइए कि परफॉर्मेंस सिर्फ हफीज शेख साहब की बुरी थी या अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब हो, डॉक्टर इशरत हुसैन साहब हो, एसेट रिकवरी यूनिट के शहजाद अकबर साहब हों, इसी तरह आप बुजदार साहब की बात करें, महमूद खान साहब KPK के अंदर। बुजदार साहब के बारे में तो खुद पार्टी के अंदर से बड़ी वासियत है कि समझ नहीं आ रही कि खान साहब ने उनको क्यों बतौर चीफ मिनिस्टर अभी तक रखा हुआ है। तो इस हवाले से भी कुछ फैसले होंगे या बस यही एक छोटा सा फैसला, उसके बाद कहानी बाकी वैसी चलती रहेगी? देखिए, जहाँ तक साउथ पंजाब का ताल्लुक है, मुझे उसका इल्म नहीं है। जिस चीज़ का मुझे इल्म नहीं है मैं उस पर कॉमेंट नहीं करूँगी। जहाँ तक एक तो चीज़ें पहले जो कही गई, मेरी ज़ुबान पे एतराज़ किया गया और मैंने जो अल्फाज उनके लिए इस्तेमाल किए हैं वो चीफ जस्टिस ने किए हैं। चीफ जस्टिस ने लाहौर के कहा कि जी ये भाग गए हैं, नवाज शरीफ साहब चकमा दे के अवाम को आंसुओं में छोड़ के भाग गए हैं और इनका इश्तिहारी होना और इनका यहाँ से भाग जाना पूरे सिस्टम की कमजोरी की निशानी है। और उसके अलावा जो भगोड़ा या इश्तिहारी है वो तो कंफर्म्ड है, वो तो आपको इन सारी अदालतों ने इनको कहा हुआ है। बल्कि नवाज शरीफ साहब पार्टी तो कह रही है कि एनआरओ आपने दिया है, तहरीक इंसाफ ने दिया है, पीपल्स पार्टी ये कह रही है। सबसे बड़ी अदालत जो है, जो कि जस्टिस आसिफ खोसा साहब ने उनको सिसिलियन माफिया करार दिया हुआ है। उनको कहा हुआ है कि ये बददियानत और बेईमान है 62-63 पे। ये मेरे अल्फाज नहीं है, ये जजेस के ऑर्डर्स हैं, कोर्ट ऑर्डर्स हैं जो लिखा गया है। अगर इनको इस पे इतराज है, जाएं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करें और वहां जाके सहें। मतलब अगर सच बोला जा रहा है और सच जो है वो तल्ख है, इसमें कोई शक है कि वो यहाँ अपने केसेस छोड़ के भागे हुए? इसमें कोई शक है कि वो एक चिट्ठी नहीं दे सके अपनी इतनी बड़ी दौलत की कतरी खत के अलावा? इसमें कोई शक है कि स्टीफन सैकर जैसे बंदे ने इसहाक डार को 6 दफा झूठ पे पकड़ा, पूरी दुनिया में मशहूर कराया? कह रहे हैं कि खुद वो अदालतों को चकमा देके गए। मैंने जो अल्फाज इस्तेमाल किए खुद अदालतों ने उनके मुतालिक इस्तेमाल किए। फिर अवाम की बात करते हैं, बैठे लंदन में हैं सर, वो आए वापस आए फिर लड़े अवाम का मुकदमा। आप लोगों को हुकूमत में जिन लोगों ने बिठाया है उन्होंने इसलिए नहीं बिठाया कि आप ताने और कोसने दें और जली कटी बातें करें। ये आप आपस में गली मोहल्ले में कर लिया करें।
ये टीवी में आकर ना किया करें, अवाम के मसाइल की बात किया करें। ये मैंने आपको छोटा सा एक कंपैरिजन दे दिया है सादात के जमाने का, हफीज शेख के जमाने का, असद उमर के जमाने का। घर जाके अपने मुलाजिम से पूछिएगा जो ये चीजें लाता है, आप तो लाते नहीं है, आपने तो पता नहीं है। उसके बाद भी सोचिएगा कि मैं प्रोग्रामों में जाके क्या बातें करती हूँ मैडम, और असल में हकीकत क्या है। अब ड्राइवर से पूछ लीजिएगा जाते हुए कि भाई तुम्हारी जिंदगी कैसी गुजर रही है, और उसके बाद जरा सोचिएगा अपनी जमीन को सामने रख के हम लोग क्या कर रहे हैं पाकिस्तान के अवाम के साथ, लोगों की जिंदगी क्या कर रही है। अपने मुलाजमों से पूछिएगा बच्चों की फीसें दे पाते हो, उनकी दवाइयां ले पाते हो, शायद आपको कोई खौफ खुदा हो। वैसे तो आपकी पूरी पार्टी में एक बंदा है जिसने जान अल्लाह को देनी है, मेरा दोस्त है वो, बाकी तो आप लोगों ने पता नहीं जान किसको देनी है, मुझे तो ये नहीं पता। दोस्त का नाम ही बता दें डॉक्टर साहब। देनी है आपने जी, दोस्त का नाम ही बता दें। मैंने कहा नहीं शहरियार अफरीदी अच्छा, एक उसने जान अल्लाह को देनी है, उसे को खौफ खुदा है। इन लोगों को तो खौफ खुदा ही नहीं है। यकीन करें मैं कोई पर्सनल बात नहीं कर रहा, मैं तो पब्लिक की बात कह रहा हूँ। सारा दिन हम लोगों के साथ फिरते हैं, लोगों से मिलते हैं, और पता नहीं ये लोग किस दुनिया में है। आप लोग कुंडी साहब लास्ट कमेंट आपसे लूंगा, बात है करने वाली। कुंडी साहब अब आपके क्या है, पीपल्स पार्टी क्या सोच रही है? अगर आप समझते हैं कि आपने पार्लिमानी जंग लड़नी है तो फिर नून लीग को भी मनाइए, वापस लेके आइए। हालत तो आपकी ये है कि जो बाप के लोग चेयरमैन सेनेट को मुंतखब करा रहे हैं वही गिलानी साहब को अपोजिशन लीडर भी बना रहे हैं। सर लगता ये कि अब आपकी कुर्बतें तहरीक इंसाफ के साथ ज्यादा हो रही हैं, नून लीग से आप दूरियां अख्तियार कर रहे हैं। सर जंग लड़नी है तो फिर अपोजिशन को इकट्ठा तो करें ना। देखें ये तो क़यामत की निशानी होगी जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इनके साथ जाके हाथ मिलाएगी, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि देखें ये पीडीएम है, पीडीएम में हमारे इख्तलाफात अपनी जगह पे, हम पीडीएम की लीडरशिप की जब मीटिंग होगी हम बैठेंगे, अपने जो गिले शिकवे हम करेंगे, हम जब आएंगे तो कंसेंसस के साथ आएंगे। और हमारा 1 पॉइंट एजेंडा है कि हमने इस हुकूमत की जान छुड़ानी आवाम से, क्योंकि इस हुकूमत ने जो वादे किए थे, जो ये मुल्क को तबाही की तरफ ले जा रहा है, माजी में इसकी मिसाल नहीं मिलती। अब ये लोग बातें करते हैं क्योंकि इनके सारे एडवाइजर जो कोई अमेरिका से है, कोई यूके से है, कोई कहाँ से आया हुआ है, उनको तो यहाँ का पता नहीं कि उन्होंने करना क्या है। उन्होंने ब्रीफकेस लेके वापस चले जाना है। अब उसके बाद जो लोग यहाँ पर जो बचेंगे और जो यहाँ पर रहेंगे, उनके एक पीटीआई के अंदर अपनी एक लड़ाई है। जो यहाँ पर बचेंगे, जो इनको दिए गए डेपुटेशन पे लोग, वो खुद रो रहे हैं कि हमने लोगों के पास कैसे जाना है, हमने हल्कों में कैसे जाना है। इनकी मेजोरिटी टीम तो ऐसे लोग हैं जो माजी में कहते थे कि डुअल सिटीजन इस मुल्क में हराम है, इनके लिए वो हलाल हो गया है। जो चीज माजी में इस बाकी सियासी जमातों के लिए हराम थी, इनके लिए वो हलाल हो गई, क्योंकि इनको जरूरत उस चीज की। कौन सी चीज पे इन्होंने कमिटमेंट ऑनर की है? हर चीज पे इन्होंने झूठ बोला है, धोखा दिया है। हर चीज जो इन्होंने कहा था कि ये हराम है, आज इनके लिए हलाल हो गई है। अब ये तो इनकी ये चीजें हैं। अब इनके साथ कौन बहस करे, कौन को बताएगा कि तुम लोगों ने माजी में क्या कहा? शो का वक्त खत्म हो रहा है। कुंडी साहब, डॉक्टर तारिक चौधरी साहब और अंदलीब अब्बास साहब, शुरका का शुक्रिया। देखते हैं कि जो तब्दीली का ऐलान किया इमरान खान साहब ने, ये तब्दीली आने वाले दिनों में क्या रंग लाती है। आज का शो ये खत्म करते हैं, इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़।